अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? Okay. So anything related to the topic, you can leave a message in the chat box. Okay. अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा या आपको आवाज़ क्लियर नहीं है या किसी भी किस्म का और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक मैसेज छोड़ दें चैट बॉक्स में, ठीक है? ओके। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, इट्स अ न्यू चैप्टर फ्रॉम लेविंसन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आज हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले आपके कंटिन्यूटी में 4 लेक्चर हुए हैं जनरल पैथोलॉजी के, क्योंकि आपका टेस्ट है नेक्स्ट वीक में सैटरडे को आपका जनरल बैक्टीरियोलॉजी का टेस्ट है, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक हीमोडायनामिक्स और एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है तो उसको अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, अदरवाइज फिर 2 टॉपिक्स हैंडल करने मुश्किल हो जाएंगे। 2 चैप्टर्स हैं, दोनों आपने रॉबिन से पढ़ने हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यस। ठीक है, 2 चैप्टर है, एक हीमोडायनामिक्स है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं जो आपसे क्लास में डिस्कस किए गए हैं वो सब इंक्लूडेड होंगे टेस्ट में। अच्छा, इसके अलावा ये कि थर्सडे को हमने आपका एक लेक्चर रिवीजन के लिए अरेंज किया है, जिसमें आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स और हीमोडायनामिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने पूछने हो आप पूछ सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर कुरतलैन उससे रिलेटेड आपको टेस्ट से रिलेटेड सारी मेन पॉइंट्स रिवाइज भी करवा देंगी। और अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ भी पूछना होगा, यस, होल चैप्टर इज इंक्लूडेड, होल चैप्टर इज इंक्लूडेड। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पूरा चैप्टर, जितने टॉपिक्स आपके लेक्चर्स में कवर किए गए हैं वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, तो जो थर्सडे का आपका लेक्चर होगा, 18th को जो लेक्चर होगा, 20th को टेस्ट है, उससे 2 डेज पहले 18th को आपका एक लेक्चर रखा गया है, जिसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछने हो टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक ब्रीफ डिस्कशन इसके ऊपर ओवरऑल सारे जो कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड थर्सडे को करेंगे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है इट्स बेसिकली जूनोटिक डिजीजेस, यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेस जो कि एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस को रीच करती हैं, उनको जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। जूनोटिक डिजीजेस बेसिकली कोई भी डिजीजेस जो एनिमल सोर्सेज से ह्यूमंस कैच करते हैं, उसमें कोई भी डिजीजेस आ सकती हैं, उसमें फंगल भी हो सकती हैं, पैरासिटिक भी हो सकती हैं, समटाइम्स वायरल भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस इंक्लूडेड है। सो बेसिकली सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं। दीज आर द ह्यूमन डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल्स, मे बी बैक्टीरियल, मे बी वायरल, फंगल, पैरासिटिक, बट pertaining to the topic of discussion today जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं उसमें सिर्फ बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। सम जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स दे आर एक्वायर्ड डायरेक्टली, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल सोर्सेज से या एनिमल रिजर्वॉयर से डायरेक्टली एक्वायर किए जाते हैं, और कुछ और ऐसे हैं जिनमें वेक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? उसमें मॉस्किटोज हो सकते हैं, फ्लीज हो सकती हैं, टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर कुछ हद तक ये बैक्टीरिया अपना लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस उन वेक्टर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं और बाकी की ह्यूमन बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, सो 2 तरह की आपने पढ़ ली चीज़ें, एक तो वो जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रांसमिट डायरेक्टली हो जाते हैं एनिमल्स टू ह्यूमन, और दूसरे वो जो एनिमल्स के अलावा वेक्टर्स में अपनी जो बेसिकली वेक्टर्स में अपनी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस कंप्लीट करते हैं और बाकी के स्टेजेस उस ह्यूमन के अंदर। सो ग्राम नेगेटिव जूनोसिस में हमने 5 ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, जिसमें ब्रुसेला है, फ्रांसिसेला, yersinia, पास्टेरेला और बार्टोनेला। ठीक है, इसमें से ज़्यादा जो इन डिटेल है वो हम पढ़ेंगे ब्रुसेला और yersinia, और बाकी जो ये जो छोटे वाले हैं ऑर्गेनिजम्स जिसमें फ्रांसिसेला, पास्टेरेला और बार्टोनेला, ये तीनों हम कंपैरिजन पे टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग विद ब्रुसेला। अब ये जो एक पिक्चर है इसमें आपको कुछ कुछ फार्म एनिमल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स नजर आ रहा है, दिस इज काउ,
ठीक है, यहाँ पे पिग्स नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली ये वो एनिमल्स हैं जो फार्म पे रहते हैं। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि ब्रूसेला क्या चीज है, जूनोटिक डिजीज है, बैक्टीरियल है। ठीक है, ब्रूसेला क्या है, बैक्टीरिया है। और ये जो ब्रूसेलोसिस है, बेसिकली इसकी डिजीज का नाम ब्रूसेलोसिस है, वो एक जूनोटिक डिजीज है जो कि फार्म एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। पहले देख लेते हैं ब्रूसेला जो ऑर्गेनिज्म है, these are gram negative rods, they do not have a capsule। ये डिजीज का नाम है ब्रूसेलोसिस। और डिजीज के इसके अलावा और भी नाम है, जिसमें से एक है अंड्यूलेंट फीवर। अंड्यूलेंट फीवर जो है ये बेसिकली जो फीवर का पैटर्न ब्रूसेलोसिस में ऑब्जर्व किया जाता है, ये उसको जाहिर करता है। अंड्यूलेंट फीवर एक स्पेसिफिक टाइप का फीवर है जिसमें राइजिंग एंड फॉलिंग पैटर्न होता है, यानी कि फीवर स्पाइक करता है, फिर फीवर डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर स्पाइक फिर डाउन। ठीक है, सो ये इसके टिपिकल पैटर्न है जो अंड्यूलेंट फीवर का है, हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ अ वेव। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जूनोसिस जो हम स्टडी करते हैं उसमें ब्रूसेलोसिस है। अच्छा, अब ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ब्रूसेलोसिस जो है ये किन किन एनिमल्स से स्प्रेड करता है। काउ, शीप, पिग और गोट। ठीक है, ब्रूसेला मेलिटेंसिस गोट से स्प्रेड करता है और शीप से। ठीक है, ब्रूसेला एबॉर्टिस कैटल से स्प्रेड करता है और ब्रूसेला सुइस पिग से स्प्रेड करता है। तो ये आपके पास तीन टाइप की जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो आ गई है। उसमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में आपको बताया हुआ है जिनके जरिए से ये डिजीज स्प्रेड होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर ओके, सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ब्रूसेलोसिस जब भी एनिमल्स हो जाती है तो उनके लिए ये एक लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन होती है। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू हील इट। ठीक है, organisms localized in the reproductive organs, male and female, and they shed in large numbers in milk, urine, placenta, and other tissues discharged during delivery or spontaneous abortion. So थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा, अब आपको माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि कौन लोग हैं जो ब्रूसेलोसिस से सबसे ज्यादा एट रिस्क हैं। वो तमाम लोग जो इन फार्म एनिमल्स को किसी भी वे में हैंडल कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें वर्कर्स हो सकते हैं जिन्होंने एनिमल्स को टेक केयर करने हैं, इसमें वेटनरी डॉक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब वो लोग हैं जो डायरेक्ट एट रिस्क हैं ये इन्फेक्शंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इन एनिमल्स को हैंडल करना है और इनकी जो भी बॉडी सिक्रेशंस हैं उनको भी इन्होंने हैंडल करना है। ठीक है, इसके अलावा वो लोग जो स्लॉटर हाउसेस में काम करते हैं डेफिनेटली वो भी एट रिस्क हैं। Okay, so the primary manifestation of this infection in animals basically क्या है, sterility and abortion। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो एनिमल्स में मैनिफेस्ट होती हैं। इन्फेक्टेड एनिमल्स जो है ये यूरिन में मिल्क, प्लेसेंटा और मिसकैरेज के प्रोडक्ट्स यानी कि बॉडी सिक्रेशंस में भी आ गया है। ठीक है, इनमें ये एक्सक्रीट करते हैं बैक्टीरिया को। अच्छा, अब किस किस तरीके से ट्रांसमिट होती है डिजीज। नंबर वन, ऐसे हो सकता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाए कि जो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं उनकी स्किन से, कंजक्टाइवा से, या वो इनहेल कर ले अगर इस किस्म की कोई भी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बैक्टीरिया का हाई काउंट होगा। ठीक है, तो इनहेलेशन के थ्रू भी ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, इसमें भी डायरेक्ट हैंडलिंग हो रही है कि ये जो बीमार एनिमल्स हैं जिनको ब्रूसेलोसिस डेवलप हो चुकी भी है, इनको जब कोई भी वेटनरी डॉक्टर हैंडल करेगा या तो स्लॉटर हाउस में काम करने वाला वर्कर होगा जो उनको हैंडल करेगा, या लैब वर्कर्स होंगे जो इनके सैंपल्स को डील कर रहे होंगे, तो वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी इसी चीज में आ जाता है कि उनकी डायरेक्ट हैंडलिंग होगी। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्या है कि डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं हो रही है इन एनिमल्स की, लेकिन इनकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको कोई भी कंज्यूम करेगा तो उसको डिजीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अनपास्चराइज्ड मिल्क है, या फिर चीज जो अनपास्चराइज्ड गोट मिल्क से बनी हुई है, या फिर अंडरकुक या रॉ मीट है इन्फेक्टेड एनिमल का। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ये वो सारी हिंट्स हैं जो आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्लिनिकल सिनेरियो बनाया जाएगा तो इसमें इसी किस्म की कोई ना कोई क्लिनिकल पिक्चर आएगी। ठीक है, ये हम एक डायग्राम में भी इसको थोड़ा इजीली समझ लेते हैं। ये ब्रूसेला एबॉर्टिस काउ से स्प्रेड कर रहा है, ब्रूसेला मिलिटेंसिस
होट से और ब्रुसेला स्विस पिग से, ठीक है। हमारे मुल्क में ये डायरेक्ट कंजम्पशन इसकी मीट की नहीं होती है, पिग की, लेकिन बहुत सारे और कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इसकी मीट की भी डायरेक्ट कंजम्पशन होती है। तो यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इन्फेक्टेड एनिमल के साथ, फॉर एग्जाम्पल फार्मर हो गया, वेटनरी डॉक्टर हो गया, या स्लॉटर हाउस में काम करने वाला कोई वर्कर हो गया, इन्होंने डायरेक्टली इन एनिमल्स को हैंडल करना है। तो अगर एनिमल इन्फेक्टेड होगा तो दे आर एट रिस्क कि ये इससे इन्फेक्शन को एक्वायर करेंगे। दूसरी सूरत में क्या है कि कंज्यूम करना है इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, ठीक है, अनपास्चराइज मिल्क, चीज, लेकिन कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा इन्फेक्टेड एनिमल के साथ। अच्छा, थर्ड इसमें आपने ये याद रखना है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं है, यानी कि एक इंसान को अगर इन्फेक्शन है तो वो दूसरे लोगों के लिए कंटेजियस नहीं होगा एज। ओके, विरलेंस वेक्टर इससे क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें याद रखिएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड या एंडोटॉक्सिन उनकी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। इट इज मेजर विरलेंस वेक्टर एज वेल एज मेजर सेल वॉल एंटीजन। प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इज इनिशियली लो एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज प्रोलॉन्ग्ड। अच्छा, अब ये कैसे एंटर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेगोसिटिक सेल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये रेड कलर से बैक्टीरिया शो हुए हुए हैं। So when this bacterium is going to enter the cell, this is a phagocytic cell, कैसे होगा ये जो एंडोसिटोसिस है, इसके बाद ये एंडोसोम बन गया, फेगोसोम बन गया, फेगोलाइसोसोम बन गया। अब फेगोलाइसोसोम से यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ठीक है, आइडियली फेगोसिटोसिस का प्रोसेस अगर कंटिन्यू करें, लेकिन ये यहाँ पे ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फेगोलाइसोसोम जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये एंटर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब ये याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वंस बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं, अब यहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट है इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई फेगोसिटोसिस नहीं हो सकती, इनकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए वो यहाँ पे पूरी हो रही है। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे जाके रेप्लिकेट कर जाएंगे, ठीक है। सो देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, अब इनकी ग्रोथ होती जाएगी, ये बहुत सारे हो जाएंगे, देन एंड दे आर गोइंग टू लीड टू द नेक्रोसिस ऑफ द सेल इटसेल्फ, ठीक है। पैथोजेनेसिस में दे एंटर थ्रू कट्स एंड एब्रेशंस इन द स्किन और जीआईटी, ठीक है। ये स्किन से हमने आपको बता दिया ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट कांटेक्ट वाला, ठीक है। सो कट्स या एब्रेशंस इन द स्किन, या फिर अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो जीआईटी से एब्जॉर्ब कैसे होगा। देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, अब ये लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो गए, रीजनल लिम्फ नोड्स तक चलेंगे। अब फर्दर ये क्या करेंगे, दे मल्टीप्लाई इन द लिम्फ नोड्स एंड देन दे कैरीड बाय द ब्लड to the organs which are involved in the reticuloendothelial system. Reticuloendothelial system का क्या मतलब है कि अब ये लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो और lymph nodes में ये एंटर हो गया। सो होस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे कि हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कि जब कोई फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे जो सेलुलर रिएक्शन होता है वो डिफरेंट तरीकों का होता है, जिनमें से एक है ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और एपिथेलॉइड सेल्स जो है ये गैदर अप हो जाते हैं, जॉइंट सेल्स भी होते हैं, so they progress to form a focal abscess। यहाँ पे भी granulomatous inflammation हो रही है। एंडोटॉक्सिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। एंडोटॉक्सिन का आपको शायद थोड़ा सा रिकॉल कर सकेंगे आप, एंडोटॉक्सिन का क्या इफेक्ट होता है, देयर इज सेप्सिस, देयर इज फीवर, ठीक है। नो एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ ब्रुसेला। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ठीक है, अगर हम इस सारी टेक्स्ट को ना भी देखें, इवन डायग्राम की फॉर्म में भी हम बता सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देख लें इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 8 वीक्स है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फीवर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, फीवर वुड बी एसोसिएटेड विद चिल्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मेलेज, मेलेज क्या होता है, इट इज जनरलाइज्ड फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, ठीक है। पेशेंट विल कंप्लेन कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फटीग क्या है, ठीक है, इट इज अ क्रॉनिक स्टेट जिसमें इंसान अपने आप को टायर्ड फील करता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, इसकी एपिटाइट डिक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी वेट लॉस एंड ये ऑनसेट एक्यूट भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है, ठीक है। अंडुलेटिंग फीवर क्या है, राइजिंग एंड फॉलिंग पैटर्न है, ठीक है। इट गिव्स द डिजीज इट्स नेम एंड अपीयर्स इन अ माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि ये हर पेशेंट के अंदर ये वाला फीवर का पैटर्न हो, ठीक है, लेकिन क्लिनिकल जो हिस्ट्री होगी वो हमेशा आपको हेल्प आउट करेगी कि आप अंदाजा लगा सकें कि ये बेसिकली क्या सिनेरियो है।
ओके, फर्दर इसमें क्या है, ऑस्टियोमाइलाइटिस इसमें हो सकता है। अच्छा, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे, लिवर और स्प्लीन जो है वो भी एनलार्ज हो जाएंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस में बहुत कॉमन है। ओके, गोइंग टुवर्ड्स द लैब डायग्नोसिस, सैंपल जो है इसमें ब्लड हो सकता है, बोन मैरो एस्पिरेट हो सकता है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो भी बहुत कॉमन है, बोन मैरो एस्पिरेट भी आप देख सकते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है कल्चर, जो मेरो कल्चर है वो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है। ग्रोथ में टेक अप टू 8 वीक्स। Lucina abortus, it requires 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्रो। ठीक है, ये 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रोथ रिक्वायरमेंट हमने कहीं और भी पढ़ी हुई है। किसी को याद है तो वो बता दे, शाबाश। ये चले 10% कार्बन डाइऑक्साइड की गालिबन थोड़ी थोड़ी मुझे याद आ रही है। हमने लास्ट चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने ग्राम नेगेटिव रॉड्स का जो पढ़ा था, जीएनआर का, रिलेटेड टू द जीआईटी। चले देखते हैं कौन रिकॉल कर सकता है। जो बच्चा सही रिकॉल करेगा उसको मेरी तरफ से कोई ना कोई नाम मिलेगा। ओके, फर्दर इसमें क्या है कि अगर कल्चर से आइसोलेट नहीं हो सके हैं बैक्टीरिया, देन वी गो फॉर सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी में क्या था, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग थी, देन स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट विद ब्रुसेला एंटीसीरम, और बायोकेमिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट इसमें टेट्रासाइक्लिन है, रिफैम्पिसिन है, देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू द ड्रग्स। प्रिवेंशन में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमेशा पेस्चराइज्ड मिल्क इस्तेमाल करें, एनिमल्स जो हैं उनको इम्यूनाइज्ड रखें, ठीक है, उनकी टेक केयर करें, उनकी वैक्सीनेशन का एहतमाम करें, और जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, स्पेशली वो जिनको ब्रुसेला का इन्फेक्शन हो गया है, अब इन्होंने ठीक नहीं होना, ठीक है, तो इन एनिमल्स को बाकी एनिमल्स के अंदर डिजीज स्प्रेड करने के लिए नहीं रखना है, इन एनिमल्स को स्लॉटर कर देना है। ह्यूमंस में कोई वैक्सीन नहीं होती। सेकेंड है येरसीनिया। येरसीनिया पेस्ट इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग। ठीक है, प्लेग का नाम सुना होगा आपने। ओके, सो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, दे आर ऑल्सो स्मॉलर इन साइज, शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी आप कह सकते हैं। बाइपोलर स्टेनिंग शो करते हैं। बाइपोलर स्टेनिंग का क्या मतलब है कि रॉड है, उसके दोनों पोल्स पे स्टेनिंग या कलर अकर करेगा, और सेंटर में क्लियर एरिया होगा। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि इट रिजेंबल्स अ सेफ्टी पिन। ठीक है, सेफ्टी पिन सबने देखी है ना। ठीक है, तो उसके दोनों पोल्स पे स्टेनिंग अपेयर करेगी, जो सेंट्रल एरिया है ना वो क्लियर शो होता है। फ्रेशली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स, इनमें जो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी होता है। पॉलीसेकेराइड सॉरी, इट पोजेसेस अ कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और कैप्सूल कैन बी लॉस्ट विद passage in the lab. Loss of the capsule is accompanied by loss of vigilance. So that is why we say that capsule is associated with vigilance, क्योंकि हमें जो रिसर्च हुई है उससे हमें ये पता चला है कि अगर किसी भी वजह से रिपीटेड पैसेज के जरिए हम इसका कैप्सूल इससे ले लेते हैं या किसी वजह से लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से विजिलेंस भी खत्म हो जाती है। मोस्ट विजिलेंट बैक्टीरिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिलेंट बैक्टीरिया नोन। क्यों? क्योंकि इसकी जो इन्फेक्शियस डोज है वो बहुत कम है। 1 से 10 ऑर्गेनिजम्स अगर किसी ह्यूमन की या एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं तो डेफिनेटली वो डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने जो लो इन्फेक्शियस डोज वाले ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, अच्छा, यानी किसी को याद नहीं आया अभी तक कि 10% कार्बन डाइऑक्साइड कौन से बैक्टीरियम की ग्रोथ रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, चलो शाबाश। अभी मैं तो और पूछने लगी थी कि इन्फेक्शियस डोज हमने और किसकी पढ़ी है जिसकी बहुत कम होती है। Yersinia pestis is the cause of plague, also known as black death. Okay, so बेसिकली प्लेग जो है इसको ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये हाईली कंटेजियस है, ठीक है, और जो पिछली कुछ ऐसा टाइम है जो 19th सेंचुरी का है जिसमें प्लेग ने लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे इन्वॉल्व किए और मासिव लेवल पे डेथ्स हुई कि इसमें जो है ना आप ये समझ लें कि लाखों के हिसाब से लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। Okay. So the plague bacillus has been endemic in the wild rodents of Europe and Asia for thousands of years. अच्छा, अब एंडेमिक क्या होता है कि जो उसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं सालों से।
बट इट एंटर्ड द नॉर्थ अमेरिका इन द अर्ली 1900s। यूरोप और एशिया में ये इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि आउटब्रेक्स प्लेग की हो चुकी हुई हैं, जिसमें मासिव लेवल पे डेथ्स भी हो चुकी हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी आउटब्रेक हुई थी, और इसके अलावा यूरोप की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना, नियरली आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द यूरोप पॉपुलेशन जो है ना वो इफेक्ट हुई थी इससे। सो प्रॉबेबली जो अमेरिका में ये एंटर हुआ था ये 1900s में हुआ था। और कैसे हुआ था, अभी भी ऐसे ही होता है अमूमन कि कोई भी डिजीज़ होती है वो जो ट्रेवल रूट्स हैं उनके ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। सो ओवर द कॉन्टिनेंट्स ये ऐसे ही इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें भी यही है हिस्ट्री में कि ये एक शिप जो कैलिफोर्निया पोर्ट पे था, ये उसके अंदर एक रैट, जो इन्फेक्टेड रैट था, वो इस शिप में एंटर हो गया था और ये यूरोप से अमेरिका डिजीज़ ले गया था। It is now endemic in the wild rodents in western United States, although 99% of the cases of plague they occur in the Southeast Asia. ठीक है, सो ये डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आपको बता दिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेग के चांसेस है स्प्रेड करने के, क्योंकि एंडेमिक है तो कभी भी आउटब्रेक हो सकता है। ओके, द ऑर्गेनिजम्स दे हैव सेवरल फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द विलनेस। इसमें एक इन्वेलप कैप्सुलर एंटीजन है, F1 एंटीजन है, ठीक है। ये क्या करता है, फेगोसिटोसिस से बचाता है इस ऑर्गेनिज्म को। फिर इसमें एंडोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है, दो प्रोटीन्स है, एक बी एंटीजन है, एक डब्ल्यू एंटीजन है। ये फेगोसिटोसिस को रोकने में भी हेल्प करते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो है ये यर्सीनिया पेस्टिस जो है ये इनकी वजह से सेल के अंदर ग्रो कर जाता है। ओके, सो जो यर्सीनिया की आउटर प्रोटीन्स हैं इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज YOPS, 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 Yersinia outer proteins, ठीक है। A group of virulence vectors है, these are collectively called YOPS proteins injected into the human cell via type 3 secretion systems। type 3 secretion system बच्चों हमने पहले लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो स्यूडोमोनास में भी पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि आप रिकॉल नहीं कर रहे इसलिए मुझे खुद ही साथ साथ आपको हेल्प करना पड़ेगा रिकॉल करने में। टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम में क्या होता था कि इसमें बेसिकली जो भी टॉक्सिन थी वो सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाती थी, जैसे कि इंजेक्शन के ज़रिए से हम कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर देते, कोई भी मेडिसिन होती है या कोई भी ड्रग होता है जो हम इंजेक्ट कर देते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी तरह से ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, ये अपनी जो टॉक्सिन है उसको टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के ज़रिए से डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। YOPS प्रोटीन क्या करती है, फेगोसिटोसिस को इनहिबिट करती है, साइटोकाइन प्रोडक्शन को रोक देती है, ठीक है। YOPG एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, बेसिकली ये क्या करती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को सिंथेसाइज नहीं होने देती, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको अकर नहीं करने देगी। इनहिबिशन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ host defenses and helps in rapid replication within the infected individual। तो इन्फ्लेमेशन जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हेल्पफुल है बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेमेशन को हम रोक देंगे तो दैट मीन्स कि इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड करेगी। ट्रांसमिशन क्या है, फ्ली बाइट से, न्यूमोनिक प्लेग। During epizootics, many rodents die, causing hungry fleas to seek other sources of blood. Okay, so what is epizootic? Epizootic is basically जैसे हम कहते हैं ना एपिडेमिक है ह्यूमन पॉपुलेशंस में, एपिडेमिक में क्या होता है आउटब्रेक है, उसी तरह एपिजोटिक जो है ये आउटब्रेक है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। सो ड्यूरिंग द आउटब्रेक many rodents they die and they cause the hungry fleas to seek other sources of blood. Contact with contaminated fluid or tissue, septicemic plague, infectious droplets, अगर कोई inhale कर लेगा तो pneumonic plague। Reservoirs कौन कौन से हैं, rat है, prairie dogs है और squirrels, ठीक है। तीन चीजें हैं इसमें जो याद रखने वाली हैं। सो दिस इज अ रोडेंट, ठीक है। इसकी बॉडी में क्या चीज है, दिस इज अ फ्ली, ठीक है। व्हेन द फ्ली इज इन्फेक्टेड, ठीक है, देन इट ट्रांसमिट्स to the rodent, and if the rodent bites then he is going to transmit to the human and human will develop the symptoms। अभी हम डिटेल में इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ओके, सिल्वेटिक साइकिल है, सिल्वेटिक साइकिल अकर्स बिटवीन द वेक्टर एंड द वाइल्ड एनिमल। अच्छा, अब जो प्लेग है ये यर्सीनिया पेस्टिस है, इसमें से क्वेश्चन इसी तरह का आता है कि सबसे पहले हम आपसे ट्रांसमिशन पूछ सकते हैं, कैसे कैसे ट्रांसमिट होती है। सेकेंडली हम आपसे पूछ सकते हैं कि इसका वेक्टर कौन है,
कौन सा वेक्टर है ये, 0.5 या 1 मार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको ये बताना आना चाहिए कि इसका जो लाइफ साइकिल है उसके कितने फेजेस हैं और उसके मेन स्टेप्स कौन से हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें से यही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और इसके अलावा ये कि इसके जो यॉक्स हैं, यर्सिनिया आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके जो विलेंस फैक्टर्स हैं उनके ऊपर एक जनरलाइज क्वेश्चन आ सकता है। सो यर्सिनिया पेस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। सो प्रेरी डॉग्स जो हैं ये एक मेन रिजर्वोयर है यूनाइटेड स्टेट्स में। रोडेंट्स जो हैं ये रिलेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज से और ज़्यादातर खुद एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है, and the cases of the plague they occur as a result of being bitten by a flea that is part of the sylvatic cycle. ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्ली वाइल्ड रोडेंट, फ्ली टू वाइल्ड रोडेंट्स। ठीक है, एक साइकिल तो ये चलता है। ठीक है, उसके बाद ये फ्ली अगर डोमेस्टिक रोडेंट्स में भी एंटर हो जाती है देन इट इज गोइंग। अब ये डोमेस्टिक रोडेंट्स में इसका लाइफ साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब साइड वेज क्या हो रहा है, वाइल्ड रोडेंट से ह्यूमन में, फ्ली से ह्यूमन में बिबोनिक प्लेग आ गई है। ठीक है, अच्छा अगर इनहेल कर लिया तो न्यूमोनिक प्लेग आ गई है, इंटेरिक और सेप्टिसिमिक प्लेग। Urban cycle. This is the transmission of bacteria among urban rats reservoir and the rat flea as a vector. ये urban cycle जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। Predominates during the times of poor sanitation. अच्छा, जो भी एरियाज ऑफ पुअर सैनिटेशन होंगे उनमें रोडेंट्स या रैट्स स्पेशली जो है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ वार टाइम्स। ठीक है, जंगी हालात में when the rats they proliferate and come in contact with fleas in the sylvatic cycle, the flea ingests the bacteria. ठीक है, यहाँ पे ये अब लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट हो रहा है, ये याद रखिएगा। फ्ली क्या करता है, फ्ली बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेता है while taking a blood meal from a bacteremic rodent. ठीक है, एक रोडेंट है वो इन्फेक्टेड है, फ्ली ने बैक्टीरिया को उससे इंजेस्ट कर लिया, कैसे, थ्रू अ ब्लड मील। A thick biofilm containing many organisms form in the upper GIT that prevents any food from proceeding down the GIT of the flea. अब क्या होगा, जब फ्ली ने बैक्टीरिया का एक बाइट ले लिया है, या आप समझे कि उसने रोडेंट को बाइट किया और उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर हो गए ना उसके अंदर, तो वो बैक्टीरिया अपने गिर्द एक बायोफिल्म बना लेते हैं। अब ये उस फ्ली के थ्रोट के अंदर है कि जिसकी वजह से फ्ली मजीद कोई भी फूड नहीं ले सकती, किसी भी किस्म की फीड नहीं ले सकती। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक फ्ली है ना, आप ये समझें कि उसकी थ्रोट जो है वो ब्लॉक हो गया है इस बायोफिल्म की वजह से, जो बैक्टीरिया ने अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म कंटेन कर ली है, उसकी वजह से ये जो फ्ली है ये मजीद अब कोई मील नहीं ले सकती है और उसका थ्रोट ब्लॉक हो गया है। This block flea then regurgitates the organism into the bloodstream of the next animal or human it bites. अब क्या होगा कि it wants to throw out कि जो भी जो बायोफिल्म और जो बैक्टीरिया जिन्होंने अपने इर्द बायोफिल्म बना ली है उन्होंने उसका थ्रोट ब्लॉक कर दिया, वो उसको स्पिट आउट करना चाहता है कहीं पे, तो अभी किसी और को बाइट करेगा। ठीक है, so now flea is going to bite some other host. So this is Yersinia pestis, ये इसकी फ्ली है। ठीक है, Xenopsida cutis इसका नाम है। ये भी बोनिक प्लेग आप देख सकते हैं यहाँ पे। So what is going to happen, ये ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये दिस इज एन एरिया जहाँ पे लिम्फ नोड्स या ग्लैंड्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, और ये साइन किस चीज़ का है, दिस इज अ साइन ऑफ बायोटेररिज्म, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको यूज किया जा सकता है बायोटेररिज्म के लिए। The organism inoculated at the time of the bite spreads to the regional lymph nodes. अब यहाँ से जो अर्बन साइकिल है, यहाँ पे आपने देख लिया स्टार्ट कैसे हुआ था। एक रोडेंट है जिसकी जो इन्फेक्टेड है बैक्टीरिया से, कौन सी बैक्टीरिया है, यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, फ्ली ने बाइट किया रोडेंट को, उसके ब्लड में जो बैक्टीरिया थे उनको उसने सक कर लिया या इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, उसने जो बैक्टीरिया इंजेस्ट किए, बैक्टीरिया ने अपने गिर्द एक बायोफिल्म बना ली, उसका थ्रोट ब्लॉक कर दिया। नाउ द फ्ली वांट्स टू स्पिट आउट, क्योंकि वो कोई और मील नहीं ले सकती, इट इज गोइंग टू बाइट सम अदर होस्ट एंड इट इज गोइंग टू थ्रो आउट द बॉल ऑफ बैक्टीरिया और आप कह सकते हैं कि बायोफिल्म की वजह से सॉर्ट ऑफ बॉल लाइक थिंग जिसने उसका थ्रोट ब्लॉक कर दिया। ये ऑर्गेनिज्म अब जब न्यू होस्ट के अंदर एंटर हो गया, लेट्स से ये ह्यूमन था एट द टाइम ऑफ द बाइट, ये रीजनल लिम्फ नोड्स में जाएंगे, लिम्फ नोड्स में जाके मल्टीप्लाई करेंगे, द लिम्फ नोड्स विल बी swollen, they would be tender, these lymph nodes these are called buboes,
that have led to the name bubonic plague. ठीक है, इनकी टिपिकल किस्म की जो इनकी अपीयरेंस होती है उसकी वजह से इसका नाम हमने ब्यूबोस रखा है और इस प्लेग को हम कहते हैं bubonic plague. The organism can reach high concentration in the blood. अगर ब्लड में इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है then it would be bacteremia and disseminate to form abscesses in many organs. ठीक है, मेनी ऑर्गन्स. अब ये बैक्टीरिया ये डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड कर सकते हैं. एंडोटॉक्सिन रिलेटेड सिम्टम्स जिसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन है, क्यूटेनियस हेमरेजेस है, दे वर प्रोबेबली द जेनेसिस ऑफ द टर्म ब्लैक डेथ. ठीक है, अब ये ब्लैक डेथ्स की एक और आपको रीजन बता दी है. एक रीजन तो ये थी कि मासिव लेवल पे जो डेथ्स हो रही थी उसकी वजह से, या आप कह सकते हैं कि एक हॉरिबल पिक्चर जो उस डिजीज की वजह से बनती है उसकी वजह से भी उसको ब्लैक डेथ कहते हैं. सेकेंड रीजन ये है कि जो डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन हो रही है, जो क्यूटेनियस हेमरेजेस हो रहे हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी में, इनकी वजह से भी इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है. सो अगर आपसे कहा जाए कि ब्यूबोनिक प्लेग पे एक शॉर्ट नोट लिखें तो भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि ये जो है इसके लाइफ साइकिल पे एक नोट लिखें तो भी आप लिख सकते हैं. अर्बन साइकिल पे भी नोट लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूमोनिक प्लेग. न्यूमोनिक प्लेग कैसे होगी? इनहेलेशन से. इन एडिशन टू द सिल्वेटिक एंड अर्बन साइकिल्स ऑफ द ट्रांसमिशन, द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेशेंट्स विद न्यूमोनिक प्लेग इट कैन आल्सो occur. क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं ब्यूबोनिक प्लेग में? ये मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म है पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, वो हमने डिस्कस कर लिया था. ड्रेनिंग द साइट ऑफ द फ्ली बाइट. एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स में क्या हो सकते हैं? हाई फीवर हो सकता है, देन मसल पेन हो सकते हैं. इफेक्टेड नोड्स दे इनलार्ज, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे. ठीक है, इनकी स्पेसिफिक किस्म की इनके पेरेंट्स हैं जिसकी वजह से इनको ब्यूबोस कहा जाता है. और सेप्टिक शॉक हो सकता है, इसमें निमोनिया हो सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं. अनट्रीटेड ब्यूबोनिक प्लेग इज फेटल अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द केसेस. न्यूमोनिक प्लेग में क्या है? इनहेलेशन ऑफ द एरोसोल, सेप्टिक एम्बोलाई बन जाती है इसमें जो लंग्स के अंदर पहुंचते हैं. एंड ये बेसिकली ये वो कंडीशन है जो कि डेफिनेटली फेटल होगी अगर कोई इस स्टेज तक पहुंच जाता है. ओके, लैब डायग्नोसिस, ब्लड या पस. ठीक है, तो अगर सेप्टिसीमिया है पेशेंट में तो आप ब्लड भी ले सकते हैं सैंपल. अदरवाइज जो ब्यूबो बना हुआ है या जो स्वेलिंग बनी हुई है इन द आर्मपिट, इसमें से आपने पस का सैंपल लेना है. स्टेनिंग करेंगे इसकी, जिम्सा या वेसन स्टेनिंग करेंगे जिसमें टिपिकल सेफ्टी पिन अपीयरेंस आती है. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से ज़्यादा अमूमन जिम्सा स्टेनिंग इसके लिए यूज होती है. इसके अलावा फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग भी हो सकती है. सीरोलॉजी कर सकते हैं, अराइज इन एंटीबॉडी रिलेटेड टू द इन्वेलप एंटीजन. ठीक है, दैट वुड बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस. ट्रीटमेंट इन्हें इसकी एंटीबायोटिक है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन आ सकती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ सकती है, लेवोफ्लॉक्सासिन भी आ सकती है. सो इन व्यू ऑफ द रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द रेटियोलॉजिकल कल्चर. यानी कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है, अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है कोई भी रोडेंट बाइट की और फिर पेशेंट की आप देख रहे हैं कि आर्मपिट में स्वेलिंग हो गई है या लिम्फ नोड्स में कोई ऐसी स्पेसिफिक किस्म की स्वेलिंग हो गई है, तो फिर आप इस पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन भेजने के बाद. लेकिन आप वेट नहीं करेंगे कि हर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. प्रिवेंशन में कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ रैट्स. ठीक है, जिन एरियाज में रैट्स ज़्यादा होते हैं इनमें रैट्स के लिए जो पेस्ट कंट्रोल बने हैं उनको एक्टिव होना चाहिए. प्रिवेंटिंग रैट्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री बाय शिप और एयरप्लेन. ठीक है, अवॉइडिंग बोथ flea bites and contact with dead wild rodents. Patient with plague must be placed in strict isolation, quarantine for 72 hours after antibiotic therapy is started. ठीक है, अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है या क्लिनिकल पिक्चर ऐसी है कि आपको ये लगता है कि प्लेग है या फिर हिस्ट्री है कोई रैट बाइट की या उस एरिया में रैट्स बहुत ज़्यादा है और पेशेंट ऐसी ही कंडीशन के साथ प्रेजेंट करता है, तब आपने इसको क्वारंटीन कर देना है इवन दो आपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट ही करवा दिया हो. Only close contacts need to receive prophylactic treatment and all contacts should be observed for fever. जब भी कभी इस तरह का कोई केस आप देखें तो आपने हमेशा उसको रिपोर्ट करना होता है ताकि कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए जा सके और लोगों को इस किस्म के डिजीज से बचाया जा सके. ओके, सो now we are going to start a comparison of Pasteurella, Francisella and Bartonella. ठीक है, अभी तक सो फार हमने इस चैप्टर में से दो इम्पोर्टेंट डिजीज कवर कर ली हैं जिसमें से एक ब्रुसेलोसिस थी और दूसरी प्लेग थी.
ठीक है, अगर इन दोनों में से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पहले पूछ लें, फिर उसके बाद में आपको ये जो टेबल ऑफ कंपैरिजन है बाकी 3 बैक्टीरिया का वो बना देता हूँ। क्वेश्चंस आर वेलकम। जी, यानी कि सबको सब कुछ समझ आ गया, प्लेग भी समझ आ गई और ब्रुसेलोसिस भी समझ आ गया। हाँ जी, D18 आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अच्छा, दोनों समझ आ गए, चलिए जी ठीक है। देन वी प्रोसीड। ओके, सो वी प्रोसीड टुवर्ड्स द कंपैरिजन टेबल। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक टेबल शायद आपकी बुक में भी बना हो, लेकिन उसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स हैं मे बी सबके सब नहीं बताए गए होंगे। इसको आप टेबल पे ही कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स इनकी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट ये लिविंगस्टन के जो टेक्स्ट है ना, उसी से मैंने ये कंपैरिजन का टेबल बनाया है। ठीक है, ये सेम टू सेम टेबल तो आपको कहीं पे मिलेगा भी नहीं। ठीक है, और कोशिश ये की है कि इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं ताकि आपको इन बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो पास योर एग्जाम या जनरलाइज्ड कि आपने पेशेंट देखना हो तो आपके एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर लिखती हैं। ठीक है, कंपैरिजन में पढ़ेंगे, इसको बहुत ज़्यादा टाइम हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में से जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपने तो ब्रूसेलोसिस और प्लेग, ऑलरेडी 2 डिजीजेज हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, इनके सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स याद रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले कि डिजीज कौन सी कॉज करते हैं। पास्चुरेला क्या करता है? पास्चुरेला मल्टोसिडा, वुंड इन्फेक्शंस दैट आर एसोसिएटेड कैट एंड डॉग बाइट। ठीक है, फ्रांसिसेला चुलेरीमिया करता है। ठीक है, बेसिकली रैबिट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। थर्ड है बार्टोनेला, बार्टोनेला कैट्स कैच डिजीज का रहा है और बेसिलरी एंजियोमिटोसिस। अब ये देखिए, पास्चुरेला और बार्टोनेला में एक डिफरेंस है। पास्चुरेला में वुंड इन्फेक्शन है, कैट ने बाइट किया, डॉग ने बाइट किया, मोस्ट कॉमनली कैट्स इन्वॉल्व होती हैं, डोमेस्टिक कैट्स भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैट बाइट के साथ एसोसिएटेड वुंड है और उस वुंड में इन्फेक्शन हो जाता है। बार्टोनेला ऑन द अदर हैंड, कैट ने स्क्रैच किया है, कैट ने बाइट नहीं किया। ये डिफरेंस है याद रखने के लिए। इनके क्लिनिकल सिनेरियो मिलते जुलते होते हैं, दोनों में कैट का जिक्र होगा, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कैट बाइट कहाँ पे है और कैट से रिलेटेड वुंड इन्फेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, एक में वुंड इन्फेक्शन है और एक में सिर्फ स्क्रैच है, कैट स्क्रैच डिसीज। ठीक है, और बेसिलरी एंजियोमिटोसिस एक और कंडीशन है जिसको हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट के लिए आपको तीनों की डिजीजेस के नाम आने चाहिए। पास्चुरेला मेल्टोसिडा, वुंड इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद कैट एंड डॉग बाइट, देन फ्रांसिसेला चुलेरीमिया, इट इज एसोसिएटेड विद रैबिट्स, एंड थर्ड इज बार्टोनेला एसोसिएटेड विद कैट्स अगेन, लेकिन कैट स्क्रैच डिजीज है और बेसिलरी एंजियोमिटोसिस है। मॉर्फोलॉजी आपने तीनों की याद करनी है। मॉर्फोलॉजी में क्या है, पास्चुरेला कैसा होता है? शॉर्ट है, तीनों शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट इनकैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव रॉड, बाइपोलर स्टेनिंग। ठीक है, बाइपोलर स्टेनिंग अभी हमने किस में पढ़ी? yersinia में भी पढ़ी है। ठीक है, दिस इज शॉर्ट, it has a capsule, it is a rod, it has bipolar staining। ठीक है, फ्रांसिसेला में क्या है? स्मॉल है, डियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। बार्टोनेला में भी यही है, डियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। नेक्स्ट वी गो टू हैबिटेट। पास्चुरेला का क्या हैबिटेट है? नॉर्मल फ्लोरा इन द माउथ ऑफ डोमेस्टिक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, बार्टोनेला नॉर्मल ओरल फ्लोरा ऑफ कैट्स, दोनों में नॉर्मल ओरल फ्लोरा ऑफ द कैट्स एंड पास्चुरेला के केस में डॉग भी है। ट्रांसमिट कैसे होता है ये इम्पोर्टेंट है, कैट या डॉग बाइट से। ठीक है, फ्रांसिसेला कैसे होता है? रैबिट, डियर, रोडेंट्स बाय अ टिक बाइट। ठीक है, ये डायरेक्ट रैबिट या डियर या रोडेंट की बाइट से ट्रांसमिट नहीं हो रहा, बेसिकली ये टिक की बॉडी के अंदर रहता है, जो कि इन 3 टाइप के एनिमल्स में जो टिक्स होती हैं, रैबिट, डियर और रोडेंट्स, उनकी बॉडी में जो टिक होती है
उससे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा नहीं है। देन थर्ड इज बार्टोनेला। बार्टोनेला कैट फ्ली, ठीक है, ऑल्दो बार्टोनेला हेम्सली इज नॉर्मल ओरल फ्लोरा ऑफ कैट्स, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय कैट फ्ली। विरलेंस फैक्टर्स देखिए, पैस्चुरेला के विरलेंस फैक्टर्स में क्या है, एंटीफेगोसिटिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, ल्यूकोटॉक्सिन है, सम बाइंड द ट्रांसफेरिन। और जो बार्टोनेला है, इसके विरलेंस फैक्टर्स में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन एडहेरेंट प्रोटीन्स बाइंड टू द एंडोथेलियल सेल्स, इंड्यूसेस द प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यू वेसल फॉर्मेशन, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती, इनसे बेसिकली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, उसमें आपने क्या क्या चीजें गेस करनी होती है, ट्रांसमिशन, ठीक है, कैट बाइट से कौन सा ट्रांसमिट हो रहा है, कैट स्क्रैच से कौन सा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, रैबिट, डियर या रोडेंट से कौन सा ट्रांसमिट हो रहा है। एक और वर्ड है इसमें, ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन, यानी कि टिक के अंदर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये टिक के लाइफ साइकिल की बात हो रही है, ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन। ये वाली स्लाइड याद रखिएगा, ये पिक्चर्स याद रखिएगा, पैस्टोरेला के साथ भी कैट बनी है, बार्टोनेला के साथ भी कैट बनी है, फ्रांसिसेला के साथ रैबिट बना है। एक बात, दूसरी बात, जो बाइट से हो रहा है वो पैस्टोरेला है, ठीक है, वूंड हो रहा है, वूंड में इन्फेक्शन हो रही है। जो स्क्रैच से हो रहा है वो बार्टोनेला है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि इसमें ही कंफ्यूजन होता है और इसमें आप लोग डायग्नोसिस में गलती कर देते हो। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फाइंडिंग। पैस्टोरेला में क्या है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आफ्टर द एनिमल बाइट। तो इसमें कैसा केस सिनेरियो होगा कि पेशेंट जो है, कोई छोटा बच्चा होगा हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स, ठीक है, और उसकी कैट ने जो है वो उसको बाइट कर दिया और वूंड है इस तरह का, और वूंड के साथ उसने प्रेजेंट किया है, मदर लेके आई है। ओके, फ्रांसिसेला, इसमें क्या है, अल्सरो ग्लैंडुलर पैटर्न, ठीक है, इसमें अल्सर्स भी बनेंगी, ठीक है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग भी होगी, देन फीवर, हेडेक, राइगर्स, ग्लैंडुलर लीयंस, स्किन अल्सरेशन आफ्टर द टिक एक्सपोजर, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है, बार्टोनेला। बार्टोनेला की दो डिजीजेस लिखी हुई है, एक कैट स्क्रैच डिजीज है, एक डिसेंट्री एंडोमेट्रोसिस है। जो कैट स्क्रैच डिजीज है उसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट 3 to 10 days आफ्टर द स्क्रैच फ्रॉम अ डोमेस्टिक or stray cat, vacuole will develop, which will lead to pustule formation at the site of bite or scratch. यहाँ पे rather it should be scratch, ठीक है। पैप्यूल डेवलप होगा, 2 to 3 weeks में रीजनल लिम्फ नोड स्वेल होने लग जाएंगे, फीवर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस। इसमें क्या होता है, अनयूजुअल वैस्कुलर प्रोलिफरेशन, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्किन टैग। वैस्कुलर प्रोलिफरेशन होती जाती है, स्मॉल पेप्यूल्स से बन जाते हैं, राउंड रेड नोड्यूल्स बन जाएंगे, अल्सरेशन हो जाएगी, अकर्स इन द स्किन, बोन, लिवर, स्प्लीन, हार्ट एंड सीएनएस। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्किन में है अनयूजुअल वैस्कुलर प्रोलिफरेशन, ये आपकी बुक में इसकी बड़ी अच्छी क्लियर पिक्चर दी हुई है और उसको लेबल भी किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस वो आप देख सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे कैसे करती है तीनों का, पैस्टोरेला में द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कल्चर ऑफ सैंपल फ्रॉम द वूंड साइट, ठीक है, पैस्टोरेला में वूंड होगा, वूंड साइट पे आपको जो भी आप सैंपल लेंगे उसमें आपको पैस्टोरेला मार्टोसिडा ऑर्गेनिजम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रांसिसेला में क्या है, ग्लूटिनिन टेस्ट करेंगे, ठीक है, एक्यूट और कन्वलेसेंट फेज सीरम सैंपल्स लेंगे, और इसके अलावा फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्कैनिंग भी कर सकते हैं इन्फेक्टेड टिश्यू की। बार्टोनेला में आपने क्या करना है, कैट स्क्रैच डिजीज में आप सीरोलॉजी करते हो, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस में आपको बायोप्सी में, टिश्यू बायोप्सी में, ठीक है, ये रॉड्स नजर आते हैं, प्लियोमॉर्फिक रॉड्स, और स्टेनिंग कौन सी करते हैं हम, गॉर्डन स्टारी सिल्वर स्टेनिंग। ये स्टेनिंग जब हम बायोप्सी टिश्यू की करेंगे तो इसमें हमें ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक शॉर्ट रॉड्स नजर आएंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लें, डायग्नोसिस, पैस्टोरेला में वूंड है तो वूंड में से आपने सैंपल लिया या स्वाब लिया,
डिपेंड्स किसमें पास चाहिए क्या है, ठीक है, और उसको आपने कल्चर कर दिया, उसमें आपको पास्टरेला, मार्टोसिडा, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फ्रांसिसेला में एंटीबॉडीज, बार्टोनेला में, जी, बार्टोनेला में क्या है, सीरोलॉजी करें, और बेसिली एंजियोमेटोसिस में आपने बायोप्सी की वो कर ली है, स्टेनिंग की है, उसमें आपको प्लेयोमॉर्फिक क्लॉट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें यह है कि ट्रीटमेंट में पेंसिलिन जी है पास्टरेला में, फ्रांसिसेला में स्ट्रेप्टोमाइसिन है, बार्टोनेला में डिफरेंट है, जो सीएसटी कैट स्क्रैच डिजीज है उसमें जिथ्रोमाइसिन देते हैं, बेसिली एंडोमेट्रियोसिस में डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। आपको ड्रग्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ की, प्रिवेंशन में याद रखिएगा जो पास्टरेला है उसमें पोस्ट एक्सपोजर आपने एम्पिसिलिन देनी है, एनिमल बाइट्स जो भी हो उनको सूचर कभी नहीं करना, ठीक है। फ्रांसिसेला की वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, ठीक है, गिवन ओनली टू द पर्सन सच एज द फर ट्रैपर्स, ऑक्यूपेशनल, जिन लोगों में कोई ऐसी हिस्ट्री होती है उन लोगों में ही इसकी वैक्सीनेशन की जाती है, हर बंदे में इसकी वैक्सीनेशन नहीं करती, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो इसमें से नहीं होगी, लेकिन कंपैरिजन में आपको सारे पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि पास्टरेला और बार्टोनेला को कंपेयर करें, ठीक है, ऑल्दो दिस इज बिट रेयर, लेकिन आपको इनके ये मेन पॉइंट्स हर एक के आने चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? यू स्टिल लेफ्ट विद अ फ्यू मिनट्स, सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, creatine, any questions you want to ask about the topic of zoonosis or any other topic related to microbiology? हाँ जी, इस टॉपिक में से किसी ने कुछ पूछना है? चलिए फिर मैं खुद ही समराइज कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, हाँ जी क्लास, somebody wants to ask a question. हाँ जी, 10% कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर मैं ही बताऊँ उसका, आप लोगों ने नहीं बताना कुछ भी। बच्चों का माइलोबैक्टर था वो। जी, आंसर पता चल गया सबको? इट वाज काम्बाइलोबैक्टर। और यही पॉइंट्स होते हैं जो हर बैक्टीरिया में से आपने एक्चुअली मेमोराइज करने होते हैं, ठीक है। यू कैन से कि ये थोड़े से आपके कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमने जो भी क्वेश्चन आंसर करना होगा उस पे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा,
एमसीक्यूज भी और एससीक्यूज भी दोनों इसी तरह से मिलते हैं। ऑलवेज ट्राई okay. So unfortunately there was an internet disruption. So we're going to summarize once again. What is zoonosis? The human diseases that are caused by microorganisms that are acquired from animals. Can you hear me, Ben? Please leave a reply in the chat box. अगर आपको आवाज सही आ रही है, and you're able to follow me. Okay. So since it was disconnected, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो जूनोसिस में हमने आज कौन कौन सी डिजीजेस पढ़ी है। सबसे पहले हमने ब्रूसेलोसिस पढ़ा। ठीक है, ब्रूसेलोसिस कैसे स्प्रेड होता है। बेसिकली इट इज अ डिजीज ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, जिसमें फार्म एनिमल ज़्यादा इंक्लूडेड है। इसमें काऊ है, इसमें गोट है, शीप है और इसके साथ पिग भी है। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड ये क्या डिजीज है ब्रूसेलोसिस, जिसमें बेसिकली जी क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी ने। यस, डायरेक्ट एक्सपोजर से भी स्प्रेड कर सकती है। सो ये वाली पिक्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने सोर्सेज याद रखने हैं। ठीक है, विषय ये याद रखिएगा कि ब्रूसेलोसिस में काऊ, शीप, पिग और गोट ये चार एनिमल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट भी ट्रांसमिशन हो सकती है। So we will move to this side. Okay, this is an easy thing to remember. Abortus में cow involved है, Meditensis में goat, Swiss में pig. Either direct contact with infected animal, farmer, veterinary doctors, abattoir workers. ये कौन होते हैं जो slaughter houses में काम करते हैं। और consumption of the infected unpasteurized milk, cheese. ठीक है, no contact with infected animal directly. ठीक है, ये इसमें से याद रखने वाली चीज है। अच्छा, फर्दर इसमें आपने क्या याद रखना है। आपने इसमें ये याद रखना है कि एनिमल्स में ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है, इस क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में इन्फेक्शन हील नहीं हो रही और ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे लोकलाइज्ड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, मेल एंड फीमेल। ठीक है, both। अच्छा, और placenta, other tissues start during the delivery और spontaneous abortion। और एनिमल्स में बेसिकली ये स्टेरिलिटी कॉज करते हैं या फिर एबॉर्शन। ठीक है, अच्छा, इसकी जो फिगोसिटोसिस को इवेट कैसे करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके छुप जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेल की निक्रोसिस कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, वहाँ जाके ग्रो करते हैं, वहाँ से रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में चले जाते हैं, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन बनाते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में टिपिकल फीवर, हाइड्रोलिक फीवर है। इसकी रिक्वायरमेंट ये याद रखिएगा, इसी का मैंने एमसीक्यू बना देना पड़ता। ठीक, ट्रीटमेंट आपने पढ़नी नहीं है, प्रिवेंशन आपने पढ़नी नहीं है। प्रिवेंशन इसकी जनरलाइज है, एवरीबॉडी कैन राइट इट। ठीक है, yersinia को रिवाइज करते हैं एक दफा। yersinia पेस्टिस ऑर्गेनिज्म का नाम है, डिजीज का नाम क्या है, प्लेग। ठीक है, अच्छा, इसमें से ये याद रखने वाली बात है कि इसके इन्फेक्शियस डोज स्ट्राइकिंगली लो है,
सिर्फ 1 से लेके 10 तक बैक्टीरिया यानी कि 1 to 10 बैक्टीरिया अगर किसी की बॉडी में एंटर हो गए हैं तो डेफिनेटली उसको प्लेग हो सकती है। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं, जिसमें से नंबर 1 रीजन ये है इसको ब्लैक डेथ कहने का कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस में जो लोग चले जाते हैं, ठीक है, और मासिव लेवल पे डेथ्स पास्ट में हो चुकी भी हैं, उनकी वजह से भी ब्लैक डेथ कहते हैं। और जो अपीयरेंस होती है पेशेंट की जिसमें हेमरेजेस बन जाते हैं बॉडी में, ठीक है, उनकी वजह से भी इसकी अपीयरेंस की वजह से भी ब्लैक डेथ कहते हैं। ठीक है, इनिशियली ये यूरोप और एशिया में ज़्यादा होता था, अब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक फैल गया है, अमेरिका में भी है। ठीक है, तो यूरोप, अमेरिका और एशिया 3 जो है आपको यहाँ पे जो ये डिजीज मिल सकती है। ओके, इसका एक मतलब ये भी है कि जब आपने ये फॉरेन एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है तो उसमें भी आपने इस टॉपिक को अच्छा पढ़ के जाना है, ब्रुसेलोसिस को भी और इसको भी। ज़ूनोसिस तो सबने ही पढ़ना है जिन लोगों ने भी फॉरेन एग्जाम्स आगे प्लान किए हुए हैं, इसमें यूएसए मिली है, प्लान है या एएमसी है जो भी है। ओके, सो विजिलेंस फैक्टर्स इसके इन्वेलप प्रोटीन्स, इन्वेलप कैप्सुलर एंटीजन्स हो गए, इसमें एंडोटॉक्सिन हो गई, एक्सोटॉक्सिन हो गई और प्रोटीन्स बी और डब्ल्यू। जॉब्स जो है यर्सिनिया आउटर प्रोटीन्स, इसको सबने याद रखना है। फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करने में, साइटोकाइन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को रोकती है। कैसे? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को वो नहीं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को प्रोड्यूस नहीं होने देती है, ठीक है। और कैसे ये यर्सिनिया आउटर प्रोटीन्स जो है ये कैसे एक्ट करती हैं बॉडी पे? टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के जरिए से, ठीक है। टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम मैंने आपको भी रिवाइज करवाया था कि इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की प्रोटीन्स है वो सॉर्ट ऑफ इंजेक्ट कर दी जाती हैं इनटू द होस्ट सेल, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती हैं। और ये मैकेनिज्म हमने सूडोमोनास में भी पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, ट्रांसमिशन किसके जरिए से होती है? फ्ली बाइट से होती है, ठीक है। ओके, सिल्वेटिक साइकिल क्या होता है? डिफाइन सिल्वेटिक साइकिल आप सब पूछ सकते हैं। इट इज द साइकिल दैट अकर्स बिटवीन वेक्टर एंड द वाइल्ड एनिमल, ठीक है, एंड ह्यूमंस आर द एक्सीडेंटल होस्ट्स। देन अर्बन साइकिल क्या होता है? अर्बन साइकिल में क्या हो रहा है? फ्ली ने बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, कहाँ से? फ्रॉम द इन्फेक्टेड रोडेंट, ठीक है। सो नंबर 1 rodent was infected, flea bit the rodent, ठीक है, and flea ingested the bacteria formed a biofilm around themselves, ठीक है, जिसकी वजह से जो flea है उसका थ्रोट ब्लॉक हो गया है। now flea wants to split it out, स्प्लिट आउट कैसे करेगी? किसी और को बाइट करके, ठीक है, जिसको बाइट करेगी उसकी बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर हो जाएंगे। एंटर होके क्या होगा? रीजनल लिम्फ नोड्स में एट द साइट ऑफ द बाइट पहले रेप्लिकेट करेंगे, फिर रीजनल लिम्फ नोड्स में एंटर हो जाएंगे, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाएंगी, ल्यूको फॉर्मेशन हो जाएगी लीडिंग टू द नेम बुबोनिक प्लेग, बैक्टीरिया डिसेमिनेट टू फॉर्म एब्सेसिस इन द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। और ये जो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो जाती है, क्यूटेनियस हेमरेजेस हो जाते हैं, इसकी वजह से इस पेशेंट को इसकी डेथ भी हो जाती है। निमोनिक क्या है? सिल्वेटिक एंड अर्बन साइकिल्स के अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी हो सकती है, यानी कि अगर कोई ऐसा होस्ट है जो इवन जिसकी डेथ भी हो गई है, ठीक है, प्लेग से, तो ये बैक्टीरिया जो है ये उस बॉडी के इर्द गिर्द उसके आसपास से इनहेल किए जा सकते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है फ्रॉम पेशेंट्स दैट कैन लीड टू निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग कभी जो है वो मोर्टेलिटी रेट हाई है, कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, समटाइम्स दे मे बी ए हिस्ट्री ऑफ रोडेंट बाइट, कई केसेस में नहीं भी होती है, ठीक है, पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ हिस्ट्री, ठीक है। हाई फीवर, मसल एक्स, और जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, ठीक है। और सेप्टिक शॉक हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, अगर अनट्रीटेड रह जाए तो फैटिंग है। लैब डायग्नोसिस में ब्लड या पस फ्रॉम द लेन, स्टेनिंग कौन सी की आपने? जिम्सा स्टेनिंग की, और इसमें एंटीबॉडी स्टेनिंग की, सीरोलॉजी भी कर सकती हैं पेशेंट्स में, ठीक है। सो इसकी प्रिवेंशन भी इम्पोर्टेंट है, उसको एक मिनट देख लीजिएगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर जिसमें ज़ूनोटिक डिजीजेस डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक है। आज हमने ये पढ़ी भी है, रिवाइज भी की है। अगर किसी को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यू कैन आस्क इन द
नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? सो वी विल हैव द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। ठीक है, अंटिल देन प्लीज टेक केयर। और अपनी बुक्स प्लीज खोल लें। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया तो बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। ये चीज़ें गैदर अप होकर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है? इस वक्त आपके पास फिर भी टाइम है जिसमें से आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि आपका प्रॉफ कब है, लेकिन हम एज्यूम यही करेंगे कि नवंबर में है, ठीक है? अनलेस यूएचएस डेट अनाउंस नहीं करती, नोबडी कैन से दैट प्रॉफ विल बी डिलेड। ऑल्दो जो करंट हालात है उसमें हमें यही नजर आ रहा है कि शायद कुछ एग्जाम्स में डिले हो, तो लेकिन वी कैन नॉट बी श्योर, ठीक है? इसलिए हमने अभी रिलैक्स नहीं होना। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम है, हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। वंस आपका कॉलेज ओपन हो जाएगा, आपकी रूटीन ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे, एग्जाम बढ़ जाएंगे, जब आपके सेशन एग्जाम है वो होने होंगे। उस टाइम पे इन चीजों के साथ कोप करना मुश्किल हो जाएगा। कम अज कम अपनी जो भी फर्स्ट रीडिंग है ना एक चैप्टर की, वो इस ड्यूरेशन में ज़रूर कर लें, जब तक कि आपको कोई हालात फर्टिलिटी की तरफ नहीं जाते, आपको पता नहीं चल जाता कि कब से कॉलेज खुलने हैं, कब से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होनी है, ठीक है? थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने के बाद इतना टाइम फाइंड आउट करना मुश्किल काम होगा कि आप हर चीज़ को स्टार्ट करके स्क्रैच से पढ़ना शुरू करो और उसकी डिटेल्स भी पूरी पढ़ लो और आपको याद भी हो जाए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? टाइम नहीं मिलता है फिर पढ़ने का। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, ठीक है? आई होप कि आप लोग अब थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको भी गो थ्रू करना शुरू करेंगे। थर्सडे की क्लास में अगर किसी ने कोई भी टेस्ट से रिलेटेड चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, और बेहतर है कि तब तक कोशिश करके कम से कम मेन टॉपिक्स को एक एक छोटी छोटी रीडिंग जरूर ले लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।